चलिए, क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। और आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। और जी मेरी तबीयत ठीक है ऋतु जी, थोड़ा बहुत एकदम ठीक है। अभी थोड़ा सा वो फीवर और सर्दी की वजह से गले में पेन हो रहा था, इसकी वजह से मैंने कल क्लासेस जो है घर से ली थी। आई होप आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। और मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर के एक चीज़ समझा दूँ। शायद आप लोग ये कमेंट बार बार पूछते हैं। जैसे देखो, मैं आपको यहाँ पर आपके डिजिटल बोर्ड पे भी मैं आज थोड़ा-सा आपकी सारी एक-एक बात को भी यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे आप लोगों की जो समस्याएँ भी ना, जैसे देखो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे डट जा भाई। कि सर क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, बिहार BOARD बिहार बोर्ड SCERT बुक्स PDF इन हिंदी। अगर जो आप ये लोग कहते हो ना कि सर बिहार बोर्ड की किताबें जो हैं वो आप नहीं पढ़ा रहे हो, तो यहाँ देखो ये बिहार बोर्ड की सारी किताब दे रखी है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार जो आपका है, उसकी सारी किताबें दे रखी हैं। ये कहाँ चला गया भाई? तू तो खुल जा, तुझे कहाँ जाना है ना? तो आप यहाँ पे अगर ये देखो तो देखो, यहाँ पे कक्षा 6 से लेके 7 और 8, 9, 10, 11, 12 मुझे आपके में 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ानी है, 6 से पढ़ानी है, चाहे वो 1 से 5 तक का वर्ग हो, चाहे 9 से 10वीं तक का वर्ग हो, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है। हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा है कि 9वीं 10वीं में वर्ल्ड ज्योग्राफी उन्होंने ज़्यादा दे रखी है, 1 से 5 तक वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा है। ऐसी पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ज्योग्राफी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वो इतना है ना? तो इस बात को थोड़ा समझ जाइए। अब जैसे मैं कक्षा 6 की आपकी कक्षा 6 की यहाँ पे खोलूँ लिंक पे, और कक्षा 6 की किताबों में हमें कौन सी किताब चाहिए? तो ज्योग्राफी किताब चाहिए। तो अतीत से वर्तमान तक हिस्ट्री की किताब होगी, ये हो जाएगी हमारी दुनिया। हमारी दुनिया ये ज्योग्राफी की किताब है। अब देखो, अगर ये वेबसाइट खुल रही है, इसमें वही चैप्टर दे रखे हैं, 10 चैप्टर आपके। पहले चैप्टर में पृथ्वी के बारे में दे रखा है, दूसरे चैप्टर में कुछ और दे रखा है। जैसे चैप्टर 1 आपको दिखाएं, तो चैप्टर 1 में क्या दे रखा है? हमारी दुनिया में। अब ये PDF खुल रही है, थोड़ा सा देर में खुलेगा इंटरनेट का। तो आप अगर देखोगे, इसमें हमारी दुनिया के नाम से बस दे रखा है। खुल जा भाई, खुल जा। इतना इंटरनेट स्लो कैसे चल सकता है जी? इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है। तो बहरहाल मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहे कक्षा 6 में चले जाइए, चाहे कक्षा 7, 8, 9, 10 कोई भी चले जाइए, वही प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कशन है, वही थोड़ा सा महासागरों के बारे में डिस्कशन है। तो जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है। यह मैं आज आपको ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ों समझ में आए, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये खुल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम जैसे कुछ भी मैं आपको तीसरा चैप्टर खोल के दिखाऊं, शायद ये खुल जाए यहाँ पे। हाँ, अब जैसे ये खुल गया, पृथ्वी के परिमंडल। जरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, शायद आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी के परिमंडल। ये बड़ा कैसे होगा जी? यहाँ से बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा, है ना? अब जरा देखो यहाँ पे बड़ा, पृथ्वी के परिमंडल 3 में। तो क्या देखो यहाँ पे बस ये इमेज लगी हुई है, हमने आपको इसको पढ़ाया था ना। मैंने आपको पृथ्वी के परिमंडल में अगर आप देखेंगे तो यही तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। अरे रुक जा भाई, डट जा। यही मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। प्रशांत महासागर, सारे महासागर के बारे में बताया था, पूरे महाद्वीपों के बारे में बताया था। और मैंने छोड़ा ही क्या था? आपका सब कुछ पढ़ा दिया था ना। मैंने आपको महाद्वीपों के बारे में बता दिया था, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, एक चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सब कुछ आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब आप अपने मन में ये ना लें कि नहीं सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आप, आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो आपके एनसीईआरटी हो चाहे आपका एससीईआरटी हो, सब कुछ मिला जुला के जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। सर बिहार में इंग्लिश मीडियम की बुक्स नहीं मिलती हैं, मैंने जितना सर्च किया है हिंदी ही मिला है। नहीं बेटा, यहीं पे देखो इंग्लिश में भी तो है। कहाँ गया? अब मैंने डिलीट कर दिया, तुमने पहले कमेंट नहीं किया, शायद दोबारा आ जाए। यहाँ पे बिहार बोर्ड SCERT PDF इन हिंदी डालोगे तो यहाँ पे आप इसको डाल दो, बिहार बोर्ड PDF इन इंग्लिश। आ जा भाई, इन इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम आ गया, देखो बिहार बोर्ड और क्लास 1 to 12th। और हमें यहाँ पे
यहाँ देखिए लैंग्वेज का चयन करने के लिए आता है, कहाँ है लैंग्वेज का चयन। ऐसे भी देखें कक्षा 6 में देखें तो यहाँ लीजिए कक्षा 6 में चलेंगे और कक्षा 6 में आप देखोगे तो ये हमारी दुनिया है। तो नीचे कक्षा 6 में दोबारा से आप देखेंगे, देखो ये रही हमारी दुनिया, दोबारा से दे रखा है। तो हमारी दुनिया जब दोबारा से देखोगे तो यहाँ कुछ कुछ चैप्टर इन्होंने किए हुए हैं पार्ट 1, और जब आप इसको खोलोगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। कहाँ है ये देखो उसके बारे में, ये तो पहला चैप्टर खुल गया यहाँ पे हमारी दुनिया। यही नीचे देखोगे तो अभी मैंने सारे आपके देखे थे जब मैं फ्री बैठा था अभी 10-5 मिनट के लिए, तो मैंने आपके खोल के देखा था। आप इसको देखोगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रॉपर किताबें मिल जाएंगी। उर्दू में है नहीं, यहाँ इंग्लिश में भी है, ऐसा नहीं है। देखो बंगाली ये सब क्लास 6 हमारी दुनिया, अमृता संस्कृति रेडियंस सामाजिक आर्थिक हमारी दुनिया। तो यहाँ पे आप देखो तो ये निश्चित तौर पे आपको इंग्लिश में मिलेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ये किताब आपको इंग्लिश में ना मिले। मैं भी देख रहा था इस डिजिटल बोर्ड से शायद ओपन नहीं हो रही है, ये शायद डिजिटल बोर्ड पे ओपन नहीं हो रही है, वरना मैंने इनको देखा था ये जो है प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में भी है। आप थोड़ा सर्च करोगे तो मिल जाएंगी, ठीक है चलेंगे। कहने का मतलब है आप इनको थोड़ा सा रिसर्च कर लें और अपने बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। फिलहाल हम लोग महाद्वीप वाइज में आपको पढ़ा रहा था, और महाद्वीप में मैं आपको बेनेलक्स कंट्री के बारे में पढ़ा रहा था, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो बेनेलक्स कंट्री के बारे में आपको पढ़ाया था कि क्या है बेनेलक्स कंट्री। तो बेनेलक्स कंट्री हमने आपको बताया था कि जो देश हैं यूरोप में, जो है कुछ देश हमारे ऐसे हैं जो निम्न धरातल पर स्थित हैं, है ना। और बेनेलक्स कंट्री में अगर हम बात करेंगे, ठीक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, मुझे पीडीएफ मिलते। तो बेनेलक्स में बात करेंगे लोलैंड कंट्री है, द ग्राउंड इज लोकेटेड बिलो एंड द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग परसिस्ट हियर। निम्न धरातलीय देश हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लग्जमबर्ग है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बेल्जियम है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, जिसमें बेल्जियम के बाद शायद मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, नीदरलैंड के बारे में भी हमने शायद आपको पढ़ा दिया था पूरा, और लग्जमबर्ग के बारे में 2 पॉइंट थे कि लग्जमबर्ग सिटी और यूरोपीय संसद यहीं पर है। फ्रांस के बारे में शायद मुझे आज आपको पढ़ाना था, फ्रांस के बारे में पढ़ाना था, ठीक है। तो फ्रांस के बारे में पढ़ाएंगे। तो फ्रांस के बारे में समझना कि इसकी राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर स्थित है। क्या? फ्रांस के बारे में पढ़ना कि इसकी राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर स्थित है, और पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, इसे फैशन नगरी भी कहते हैं। पेरिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैशन सिटी। फैशन सिटी का मतलब है कि जो सौंदर्य से संबंधित जो चीजें जैसे परफ्यूम है, और महिलाओं के लिए विशेष तौर से क्रीम है, लिपस्टिक वगैरह हैं, मतलब बहुत सारी जो सौंदर्य प्रसाधन है, ब्यूटी से संबंधित जो चीजें वो बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं यहाँ पे पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, परफ्यूम यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। और मैं कब गया था 2019 में, जब फ्रांस मतलब देशों में ट्रिप की थी यूरोप में, तो पेरिस से परफ्यूम लेके आया था मैं। आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे मैंने डाला भी था। हमारे यहाँ इंडिया में जिस परफ्यूम की कीमत जो है अराउंड कितना दिखा रहा था, 1 लाख रुपीस दिखा रहा था, उस परफ्यूम की कीमत वो शायद वहां से 10,000 में 10,000 कुछ में लेके आया था। डॉलर चलता है वहां पे, तो डॉलर में कुछ पता नहीं, कुछ $150, $200, $120, $100 ऐसे करके चीजें वहां पे मिलती हैं। मतलब इंडिया में उसकी कीमत 10 टाइम्स है, 10 गुना ज्यादा है, और वहां पे बहुत सस्ती सस्ती चीजें मिलती हैं। तो आप वहां पे देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है, इसकी राजधानी है। पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, फैशन नगरी भी कहते हैं। इसे मिनी यूरोप कहते हैं, किसानों का देश कहते हैं, खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर है, समुद्रों की रानी कहते हैं। इट इज कॉल्ड मिनी यूरोप। आप कहेंगे सर इसको मिनी यूरोप क्यों कहते हैं? पूरे यूरोप में अगर आप देखेंगे, अगर आप फ्रांस में जाएंगे, विशेष तौर से पेरिस में, पेरिस सिटी को आप देखेंगे बहुत शानदार है, आप देखेंगे कि वहां पे आपको अधिकांशतः यूरोपियन देशों के लोग आपको वहीं पर मिलेंगे। जैसे आप दिल्ली में आइए, दिल्ली में आप देखेंगे मुखर्जी नगर, दिल्ली मुखर्जी नगर में आप देखेंगे तो आपको, या दिल्ली वाले क्षेत्र में
आपको पूरे भारत के लोग मिलेंगे, आपको दक्षिण भारत से मिलेंगे, साउथ से मिलेगा, कर्नाटक केरल तमिल वाला मिलेगा, आपको नॉर्थ इंडिया में लेह लद्दाख वाला मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला मिलेगा, हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश वगैरह का मिलेगा, दिल्ली का प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, आप क्यों गए थे सर? घूमने के लिए। हाँ जी, एफिल टावर वहीं पर है, उसी लिए गए थे, है ना। तो मस्त है, घूमना मेरा शौक है। तो ऐसे ही तरीके आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, समुद्रों की रानी इसको कहते हैं क्योंकि वहां पे और जो है समुद्रों से घिरा हुआ है। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो। फिर आप कहते हो भैया कि नोट नहीं कर पाते हो, नोट करो फटाफट से। एक एक चीज नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, डन। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर मुझे वो फोटो मिल जाए तो मैं आपको दिखाता, भी मिल नहीं रही है ना, बहुत सारी फोटो हजारों पड़ी हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे समझ ली। दूसरी बात, फ्रांस में क्या है कि वोर्डी शहर है फ्रांस में, जो अंगूर से विशेष प्रकार की शराब शैंपेन बनाई जाती है। जो शैंपेन होती है वो यहीं से बनाई जाती है। वोर्डी शहर में शैंपेन होती है, मतलब वैसे जो शराब नहीं होती जो आपके बिहार में और देसी ठर्रा पीते हैं ऐसा नहीं होती, बड़ी बढ़िया अंगूर से बना, मतलब एक जूस टाइप की होती है, तो वहां पर मिलती है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं लेके भी आया था, शायद फोटो मिल जाए तो आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरी बात, एल्वा द्वीप तथा कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। आप यूरोप के महाद्वीप में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको एल्वा द्वीप मिलेगा और कोर्सिका द्वीप मिलेगा, जिस पर किसका अधिकार है, तो जिस पर उसका अधिकार है, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? ठीक है, चलो, है ना, आगे चलेंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे पहले एल्वा द्वीप पर कैद किया गया था, बाद में सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो जानते हैं। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उस नेपोलियन बोनापार्ट को जब फ्रांस के साथ में युद्ध हुआ था, वाटरलू के मैदान में जब उसको पराजित कर दिया गया था, तो उसके बाद उसको एल्वा द्वीप पर कैद कर दिया गया था। किसको? इस एल्वा द्वीप पर कैद कर दिया गया था नेपोलियन बोनापार्ट को। लेकिन वहां से फिर से वो भाग निकला और दोबारा से शासक बन गया फ्रांस का। और ध्यान रखिएगा, फिर से उसको कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जो एक निर्जन आइलैंड है, एक निर्जन द्वीप है, वहां पर उसको छोड़ दिया गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे पहले एल्वा द्वीप पर कैद किया गया था, बाद में सेंट हेलेना द्वीप पर उसको छोड़ दिया गया था। याद रख लीजिएगा, यह फ्रांस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। फ्रांस में एक लॉरेन क्षेत्र है जो लॉ एस्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फ्रांस में क्या है? फ्रांस में एक लॉरेन क्षेत्र है जो लॉ एस्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो लिख सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट वाज फर्स्ट इम्प्रिज्ड ऑन द आइलैंड ऑफ एल्वा, लेटर ऑन द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। ओके, France has authority over the island of Elba and island of Corsica. A special type of wine, champagne, is made from the Vodicity grapes. जो Vodicity के जो grapes होते हैं वो उनसे बनती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं जल्दी से। वैसे मैं इसकी PDF आपको रोजाना भेजता हूं, फिर भी आप लोग नोट नहीं कर पाते हो। चलिए,
लॉरेन क्षेत्र यहाँ पे लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जूरा पर्वत, इसको तो याद रख लीजिएगा। जूरा पर्वत जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, और बॉसजेस पर्वत फ्रांस में। ये प्रश्न कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि बॉसजेस पर्वत कहाँ पर है। तो जो बॉसजेस पर्वत है, वह बॉसजेस पर्वत कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जूरा पर्वत कहाँ पर है, तो जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है। जूरा पर्वत कहाँ पर है, तो जूरा पर्वत जो है ध्यान रखिएगा वह स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। लॉरेन क्षेत्र यहाँ पे लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। आगे अगर बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लॉयर नदी के तट पर, फ्रांस में एक नदी है लॉयर नदी, उसके तट पे नांटेस शहर बसा हुआ है। नांटेस, ये आधा ना होगा, नांटेस शहर बसा हुआ है जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नांटेस शहर। पेपर में कई बार पूछा गया है। तो नांटेस शहर, नांटेस शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो लॉयर नामक नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, जो लॉयर नदी के तट पर स्थित है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लॉयर रिवर, फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांटेस शहर कहां पर है, फ्रांस में। कहां पर है, फ्रांस में, ठीक है। बॉसजेस पर्वत, बॉसजेस माउंटेन कहां पर है, फ्रांस में है। जूरा माउंटेन कहां पर है, ऑन दी बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। लॉरेन क्षेत्र लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। लॉरेन क्षेत्र लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। चीजें आपको एकदम से पता ही होंगी, चीजें आपको एकदम से क्या होंगी भी, आप पता ही होंगी। फोटो में दिखाता हूं आपको मैं, डेस्कटॉप डाउनलोड में यही था ना, नहीं इमेज में था ना, तो डेस्कटॉप होना चाहिए, ये रहा। ये देखो, तो यहां पर क्या है, ये पूरा फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के बीचों बीच में क्या है, स्विट्जरलैंड एक देश है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये स्विट्जरलैंड एक देश है। तो स्विट्जरलैंड क्या है, फ्रांस से। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा, एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम क्या हो जाएगा, जूरा पर्वत, जो यहाँ पर स्थित है। जूरा पर्वत जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। दिख गया ना तो आपको, एक एक चीज आपको समझ में आ गई ना। अगर आप बहुत अच्छे ढंग से, अगर आप ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं आपको बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आप उसमें बहुत ज्यादा किंतु परंतु बट नॉन ये वो करोगे, तो फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए पूरा ध्यान से मेरे साथ में पढ़े। बहुत बढ़िया समय, अगस्त तक का समय, 1.5 महीना है। एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े, चाहे कुछ भी लगानी पड़े, चाहे मुझे आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्लास लगा के देना पड़े, लेकिन मैं आपको ज्योग्राफी आपके पेपर से 5 दिन पहले कंप्लीट करके दूंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भैया। चलो आगे बात करेंगे। फ्रांस में ध्यान रखेगा, इसको सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। सुंदरियां क्योंकि सुंदर लड़कियां हैं वहां पे, बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटी से संबंधित है पेरिस। और सुरा यानी अच्छी अच्छी शराब मिलती है, शैंपेन बढ़िया मिलती है, रेड वाइन वहां पे बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। मतलब जो रेड वाइन हमारे यहाँ पे दिल्ली में 600-700 रुपए की मिलती है, तो कुछ नहीं है, बहुत बेकार चीज है। बहुत अच्छी चीज रेड वाइन वहाँ पे $100 में, $150 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तुलुज शहर में ध्यान रखेगा, एयरबस जहाज निर्माण कंपनी है। तुलुज शहर, जो तुलुज शहर है ध्यान रखिएगा फ्रांस का, वहां एयरबस जहाज निर्माण कंपनी है। कौन सी भैया, एयरबस जहाज निर्माण कंपनी है, ध्यान रखिएगा। कान शहर जो फ्रांस का एक शहर है, कान शहर, वो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ फिल्म फेस्टिवल होते हैं ना, हमारे यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। वहां पर एक फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल है, जो स्पेशली वहां पे कान शहर है फ्रांस में, उसके लिए याद रख लेना, ठीक है। तो कान शहर कान फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। तुलुज शहर में एयरबस जहाज निर्माण कंपनी है। एयरबस जहाज निर्माण कंपनी, जो हवाई जहाज होते हैं, ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे हवाई जहाज, आप देखेंगे तो बहुत सारे हवाई जहाज पे लिखा होता है एयरबस। तो वो कौन से, वो किसके द्वारा बनाए गए, फ्रांस के द्वारा बनाए गए, तुलुज शहर के द्वारा, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नोट कर लिया होगा मुझे लगता है आपने, है ना। एक एक पॉइंट को समझते जाइए। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ भी प्रॉपर, जैसे ये यूरोप महाद्वीप है, अभी आप एक बार इसको समझ लें। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर भी तो अवेलेबल करा देता हूँ। आप जो भी मेरे टेलीग्राम से जुड़े होंगे, वहां भी मैं आपको इसकी पीडीएफ आज ही क्लास के एंड के बाद भेज दूंगा। तो आप थोड़ा समझ लीजिए, है ना, थोड़ा भी आप समझ लीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए आगे।
सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिस्ट रेल मार्ग, जो पेरिस को कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है। पेरिस को किससे जोड़ता है? कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ओरिस्ट रेल मार्ग पेरिस को कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है। कौन सा भैया? ओरिस्ट रेल मार्ग। कौन सा भैया? ओरिस्ट रेल मार्ग। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पेरिस को किससे जोड़ता है? कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है, ओरिस्ट रेल मार्ग। ठीक है भैया, क्लियर है। कुस्तुनतुनिया कहां पर है? यहाँ, ये तुर्की वाले क्षेत्र में कुस्तुनतुनिया। और एक ऐसा रेल मार्ग जाता है जो फ्रांस के पेरिस तक जाती है। तो ये कौन से भैया? ओरिस्ट रेल मार्ग, ध्यान रखिएगा, ओरिस्ट रेल मार्ग। दूसरी बात, फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन द सिटी ऑफ लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? लियोन में है। फ्रांस थ्रो विच द रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू इज डन। इंटरपोल का मुख्यालय जिसके द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू होता है। आप जानते कहते हैं जैसे नोटिस आ गया, आपने कई बार पढ़ा होगा, कोर्ट से कोई नोटिस आ जाते हैं किसी चीज को, ऑफिस में कोई नोटिस आ गया, आपने किसी चीज पे अवैध कब्जा कर लिया और कोर्ट के द्वारा आपको कोई नोटिस आ गया, थाने से आपको सम्मन आ जाता है। सम्मन का मतलब बुलाना, भाई अवैध कराए थाने से और इस तरीके से। तो वो जो है वहां पर है। इंटरपोल क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुलिस बोलते हैं। जैसे भारत की पुलिस है, अलग अलग देशों की पुलिस है, तो ऐसी एक पुलिस है हमारे पास जिसको हम इंटरपोल पुलिस कहते हैं, जो एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस है जिसका हेडक्वार्टर आप याद कर लेना लियोन फ्रांस में हो जाएगा। और उसके द्वारा एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू होता है, किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। फ्रांस के उत्तरी भाग में नारमंडी क्षेत्र है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत भी है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर क्या है? पिरेनीज पर्वत है। फ्रांस के उत्तरी भाग में क्या है? नारमंडी क्षेत्र। ये देखो यहाँ पे ये रहा नारमंडी क्षेत्र। तो नारमंडी क्षेत्र प्रसिद्ध है फ्रांस में, तो इसलिए याद रख लेना। फ्रांस के उत्तरी भाग में नारमंडी क्षेत्र है जो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर नहीं, नारमंडी क्षेत्र है और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। स्पेन और माफ करिएगा दोस्तों, तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर क्या है? पिरेनीज पर्वत है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर ये क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। तो इसकी सीमा पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम क्या है? पिरेनीज पर्वत। क्या नाम है भैया? पिरेनीज पर्वत। क्या नाम है भैया? पिरेनीज पर्वत। ठीक है भैया, क्या नाम है भैया? पिरेनीज पर्वत। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे ध्यान रखिएगा, थोड़ा और समझिएगा आगे। अब हम समझेंगे स्पेन देश के बारे में। ये सारी बातें किसके बारे में थी? ये सारी बातें किसके बारे में थी भैया? फ्रांस के बारे में ये सारी बातें थी। ये सारी बातें किसके बारे में भैया? फ्रांस के बारे में है, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बात करेंगे। आगे चलें, बताओ। अब नेक्स्ट चलेंगे स्पेन के बारे में। अब स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। इट्स कैपिटल इज मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर क्या है? पिरेनीज पर्वत है। यहाँ अंगदान करने की प्रथा है। इट इज कस्टमरी टू डोनेट ऑर्गन्स हेयर। अंगदान जो किए जाते हैं ना, यहाँ पे एक प्रथा है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे पता चला कि भाई व्यक्ति मरने वाला है या कोई चीजें, तो वहां पर वो लोग डोनेट करते हैं, ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं। जैसे आपने देखा हमारे यहाँ पे भी डॉक्टर्स बहुत सारे अंग डोनेट करते हैं लोग अपने, उस तरीके से यहाँ ये व्यवस्था है, अंगदान करने की व्यवस्था है। ऊपर फ्रांस है, नीचे यहाँ पे स्पेन है, बीच में आप देख रहे हैं ये रहा पिरेनियोस यानी पिरेनीज पर्वत। क्या हो जाएगा? पिरेनीज पर्वत हो जाएगा। यही स्पेन में क्या हो जाएगा? ये आप पर्वत देख रहे हैं सियरा नेवादा। तो सियरा नेवादा कहाँ पर हो जाएगा? स्पेन में ही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पेन ने जस्ट कौन सा टच कर रहा है? स्पेन से यहाँ पे देखो, ये एक अलग से देश टच कर रहा है यहाँ पे। ये जो देश आप जानते होंगे, ये देश कौन सा है? ये देश है पुर्तगाल। कौन सा देश है? तो यह कौन सा देश है? यह देश है पुर्तगाल। कौन सा देश है भैया ये? तो यह देश है आपका पुर्तगाल, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इसके दक्षिण पूर्वी भाग को कैटेलोनिया कहते हैं। इसके दक्षिण पूर्वी भाग को, यहाँ ये दक्षिण, इसका ये पूर्वी भाग, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको कैटेलोनिया क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, जो किसकी मांग कर रहे हैं? अलग देश की मांग कर रहे हैं। जैसे हर देश में एक विवाद होता है,
हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में ऊपर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो पीओके वाला क्षेत्र है वो कहते हैं भी हमें स्वतंत्र आज़ाद कश्मीर है, हमें आज़ाद कर दो, पाकिस्तान में शामिल होना है या अलग अलग चीज़ें। तो ऐसी हर देश में होता है। तो स्पेन का जो दक्षिण पूर्वी भाग है जिसको कैटलोनिया कहते हैं, जो अलग देश की मांग कर रहा है, जो क्या कर रहा है भैया, जो अलग देश की मांग कर रहा है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भैया, ये अलग देश की मांग कर रहा है स्पेन में, याद रख लीजिएगा। तो इसकी राजधानी मैड्रिड है और ये सारी बातें यहाँ पर हो जाएंगी। बोलो क्लियर है, क्लियर। तो इसके दक्षिण पूर्वी भाग को कैटलोनिया कहते हैं जो अलग देश की मांग कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करें। कैटलोनिया की तरह ये सारी चीजें, पिरेनीज पर्वत, अंगदान करने की व्यवस्था, राजधानी मैड्रिड। टैगस नदी, या इसको टॉगस भी बोलते हैं, टैगस या टॉगस भी लिखते हैं ऐसे, टॉगस। टॉगस नदी स्पेन से निकलती है। कहां से निकलती है, स्पेन से निकलती है टॉगस नदी, ध्यान रखिएगा, जिसके तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। यहाँ पे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है, इस मानचित्र में दिखाई नहीं जा रही है, आगे दिखा देंगे भी। तो टॉगस नदी कहां से जाती है, टॉगस नदी इसी स्पेन से निकल के जाती है, जहां पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, टॉगस नदी के तट पर स्थित है, याद रख लेना। इसके जिब्राल्टर क्षेत्र पर यूके का अधिकार है, इसके जिब्राल्टर क्षेत्र पर किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। कैसे यूके का अधिकार है, यहां आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां, वैसे आप ये देख रहे हैं नीचे जिब्राल्टर देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़े मानचित्र में समझाऊं, मैं आपको थोड़ा इसके बड़े मानचित्र में शायद यहां पर आप समझ पाए। जैसे आप ध्यान रखिएगा, यहां पर अफ्रीका नीचे लग जाता है, नीचे कौन सा महाद्वीप लग जाता है, अफ्रीका महाद्वीप लग जाता है, और यूरोप अलग है। इधर कौन सा महाद्वीप है, स्पेन है। तो अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर तो अफ्रीका, मैं थोड़ा सा 1 मिनट दें बस मुझे, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ाता हूं। हाँ, अब थोड़ा सा देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे अफ्रीका देख रहे हैं, यहाँ पे क्या ये स्पेन है, साथ के साथ यहाँ पर आप ये जो देश देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला देश देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक देश है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिस देश को हम क्या कहते हैं, मोरक्को कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मोरक्को कहते हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिस देश को कहते हैं मोरक्को कहते हैं, और यहाँ पर यूरोप का एक देश है जिस देश को हम क्या कहते हैं, स्पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेन। अब अगर आप कायदे से अगर आप यहाँ पे देखें, कायदे से अगर आप यहाँ पे देखें, तो इसके बीच में यहाँ पर क्या, ये मेडिटेरियन सी है, ये क्या है, भूमध्य सागर है, और यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशियन है, पूरा का पूरा ये हिस्सा पूरा अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जल संधि है। कौन सी जल संधि है, जिस जल संधि का नाम क्या है, तो जिस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है, जिब्राल्टर जल संधि। तो इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, और ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, यह यूरोप का देश है स्पेन, और अफ्रीका का देश है मोरक्को, 2 देशों के बीच में स्थित है। अब जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कायदे से इस जिब्राल्टर जल संधि और जिब्राल्टर क्षेत्र पर अधिकार किसका होना चाहिए, स्पेन का होना चाहिए, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार है, याद रख लीजिएगा किसका, इस पर अधिकार है ब्रिटेन का, यानी यूके का अधिकार क्षेत्र है इस जिब्राल्टर क्षेत्र पर। अब जब भी स्पेन कहता है भैया, जब भी स्पेन इस जिब्राल्टर क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र की डिमांड करता है, तो यहां का जो इसका साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र है स्पेन का, जिसको हम कहते हैं कैटेलोनिया, क्या कहते हैं, कैटेलोनिया। तो इस कैटेलोनिया जो क्षेत्र है वह पहले से किसकी डिमांड कर रहा है भैया, स्वतंत्र होने की डिमांड कर रहा है। और जब स्वतंत्र होने की डिमांड कर रहा है, तो ये यूके क्या करता है, यूके इसको फंड भेजता है। यूके क्या भेजेगा, इसको फंड भेजेगा कि आप लोग हंगामा मचाओ, किस लिए, स्वतंत्र होने के लिए। जब भी स्पेन इस जिब्राल्टर को लेके बात करेगा, तो मामला यूके क्या चाहता है कि भैया हमारे अधिकार क्षेत्र में जिब्राल्टर है, आप चुपचाप बैठे रहो, आपका ये कैटेलोनिया क्षेत्र सुरक्षित रहेगा।
आप ज्यादा डिमांड करोगे यहाँ पे जिब्राल्टर हमें दे दो, जिब्राल्टर हमें दे दो, हम यहाँ आपके इस कैटलोनिया क्षेत्र को पैसा भेज देंगे, फंड दे देंगे, हथियार दे देंगे, मारकाट करवा देंगे आपके यहाँ पे। ये मामला है। आपके भारत में नहीं होता क्या? जम्मू कश्मीर में क्या होता है, फंड दिया विदेशी देशों के द्वारा और आतंकवादी घटना करवा दी गई। आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, वो तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये मामला है। ठीक है, चलो। जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन और मोरक्को देश के बीच में, जिब्राल्टर जलसंधि कहां पर? स्पेन और मोरक्को देश के बीच में हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो ये है स्पेन की कहानी, ये है आपकी स्पेन की कहानी। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई ना आपके। अब इसके जस्ट बगल में कौन सा देश है? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी टॉगस या पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, जो टैगस या इसको हम कहते हैं टॉगस। तो टैगस या टॉगस नदी के तट पर स्थित है। जो यूएनओ है हमारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं, वे पुर्तगाल के रहने वाले, ध्यान रखिएगा। जो यूएनओ के जो महासचिव हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, वो कहां के भैया? पुर्तगाल के रहने वाले। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये नदी आप देख रहे हैं यहां से, ये नदी, ये वाला हिस्सा स्पेन का है, ये नदी यहाँ पे बह के आ रही है इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे यहां से मिल रही है, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर, और यहीं पे क्या स्थित है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर अंडोरा ला वेला देश स्थित है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर अंडोरा ला वेला देश एक स्थित है, बहुत छोटा सा देश है, ध्यान रखिएगा, अंडोरा ला वेला देश। स्पेन और फ्रांस कहां गया भैया? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर यहां पे दिखाया गया अंडोरा ला वेला देश, कि नहीं दिखाया गया भाई? ये रहा, एक बहुत छोटा सा देश है अंडोरा देश, यहां पे दिखाई दे रहा है। एक ये देश है अंडोरा देश। जब आप अपने मानचित्र में देखोगे, आप अपने पास एक एटलस तो रखोगे ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो एक एटलस आपके पास होना चाहिए। यूरोप का महाद्वीप खोलो तो वहां पर आपको अंडोरा ला वेला एक देश दिखाई देगा, छोटा सा देश है, कोई विशेषता नहीं, यूरोप में है, बस अपने ध्यान रखिएगा। जितना बड़ा हमारा गुड़गांव है, जितना आपका बिहार है उतना बड़ा वहां का एक देश है, छोटा सा। तो अंडोरा ला वेला देश कहां पर है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। अब उसी के बाद हम बीच में आ जाएंगे, जो जिससे पूरा फ्रांस से घिरा हुआ है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। सबसे बड़ा शहर क्या है? जेनेवा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है, और इसका सबसे बड़ा शहर क्या है? जेनेवा है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस शहर। विश्व में आर्थिक सम्मेलन की बैठकें यहाँ होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होती है, WEF या WEC की बैठक कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में होती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ होती हैं? जैसे स्वीडन का शहर था स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में क्या होती है? पर्यावरण से संबंधित बैठक होती है। और वैसे डेनमार्क का एक शहर है कोपेनहेगन, वहां पे क्या होती है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित बैठकें होती हैं। ऐसे ही विश्व आर्थिक जो मंच है, विश्व आर्थिक जो सम्मेलन है, उनकी बैठकें क्या होती हैं? यहाँ पर होती है, दावोस शहर में होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा। ये हो जाएगी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगी, या इसका शहर हो जाएगा, प्रमुख शहर हो जाएगा जेनेवा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, आगे चलें। कोई दिक्कत तो नहीं, और कोई खास विशेषता बहुत ज्यादा नहीं है स्विट्जरलैंड से। एक आध और है, जैसे इसको यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। जबकि अगर बात करेंगे यूरोप का अखाड़ा किसको कहेंगे, तो यूरोप का अखाड़ा हमने आपको बताया था ना, और हमने आपको क्या बताया था? कॉकपिट ऑफ यूरोप बताया था ना, नीदरलैंड देश के बारे में। वहां पे आल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार, आल्टस नहीं आल्पस, ये आल्पस पर्वत तो फ्रांस में है ना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। द लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एटलस माउंटेन इन दी, एटलस नहीं आल्पस होगा, ये आल्पस। तो आल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार इसी देश में, एटलस पर्वत तो अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। माउंट ब्लांक 4808 मीटर, माउंट ब्लांक, ध्यान रखिएगा। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहां हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। आल्प्स पर्वत का ध्यान रखिएगा, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहां हो जाएगा? यहाँ स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या बताएं,
थोड़ा सा मानचित्र भी खोल लेते हैं ताकि चीजें कुछ कुछ समझ में भी आती जाएं। जैसे यहां पर हम सर्च करें आल्प्स पर्वत, यहाँ पे अब आप ये देख रहे हैं, हमारे मानचित्र खुल जा भाई, कहाँ खुल गया इमेज। हाँ, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये आप एक मानचित्र देख सकते हैं यहाँ पे, यह यहाँ पर आप एक मानचित्र देखेंगे। सेव कर लेता हूँ इसको मैं। शायद ये खुलेगा नहीं मुझे लगता है, और देख लेते हैं। अब जैसे देखो ये मानचित्र आपके सामने आ गया, थोड़ा ब्लर होगा, छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, कोई बात नहीं। अब ये क्या है, ये क्या आल्प्स पर्वत है यहाँ पे, इसके यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी है, फ्रांस भी है, ऊपर जर्मनी भी लग रहा है, ऑस्ट्रिया भी लग रहा है, स्लोवेनिया भी लग रहा है, इटली भी लग रहा है। लेकिन आल्प्स पर्वत बीच में कहाँ पर, यहाँ पे अगर आप देखिए बीच में ये क्या है, तो बीच में यहाँ पर ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, और आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हो जाएगा, इसी स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट ब्लैंक, इसकी क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ध्यान रखेगा। ठीक है भैया, बताओ। मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं सर, वन डाउट है। मंटू सिंह जी कह रहे हैं क्या डाउट है जी, क्या फायदा है जिब्राल्टर पर कब्जा करने से, आपके घर पे अगर कोई कब्जा कर ले तो उसको क्या फायदा हो सकता है बताएं। डाउट भी आपका इतना बढ़िया है मंटू सिंह जी, अगर आपके घर पे आपकी कोई गाड़ी हो, फोर व्हीलर, उस पर अगर कोई कब्जा कर ले तो उसको क्या फायदा हो सकता है, जरा बताएं। ऐसे अगर आपके घर पे आके कोई अवैध कब्जा कर ले, आपने कोई प्लाट खरीदा और उस प्लॉट पे आकर के कोई कब्जा कर ले, उसकी बाउंड्री करवा ले और कह दे ये प्लॉट मेरा है, जाओ कोर्ट में केस कर लो, तो उसको क्या फायदा होगा बताइए। सेम वही फायदा होगा, समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। चलें खैर आगे चलेंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहां पे चीजें समझ में आ गई। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाएंगे ऑस्ट्रिया देश पर, किस पे आ जाएंगे, ऑस्ट्रिया देश पर। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी, वियना। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कई बार पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है, कहां पर है, ये रहा, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। वहां पे क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय है। राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया 24 जून 1914 की राजधानी सेरेजेवो में हुई। राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में हुई, जिसे सेरेजेवो हत्याकांड कहा गया, और यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था, ध्यान रखिएगा। यही क्या बना था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था, 24 जून 1914। कौन सी समय थी, 24 जून 1914। थोड़ा समझना ध्यान से। हमने आपको बताया था कि जब ये जर्मनी ने, और जब पोलैंड पर आक्रमण किया था, जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण किया था, तो ये किसका कारण बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा समझें इस चीज को, और गहराई से थोड़ा समझें, यहाँ पे मैं बाकी का थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूं। आप देशों को एक एक करके, यूरोप के देशों को पढ़ रहे हो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे पढ़ोगे, यह है यहाँ पे ऑस्ट्रिया, क्या, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम बताया जी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का क्या नाम था,
राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हो गई? बोस्निया की राजधानी सेरेजो। अब बोस्निया देश कहां पर है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना, यहाँ पर एक देश है। क्या यहाँ पर एक देश देख पा रहे हैं शायद, यहाँ पे ना देख पा रहे हैं तो आपके पास अपना एटलस होगा, उस एटलस में देखें यहाँ पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना, यहाँ पे एक देश है पूरा। इस बोस्निया एंड हर्जेगोविना जो देश है इसकी राजधानी सेरेजोव, क्या हो जाएगा? सेरेजोव। अब जब ये सेरेजोव देश है, ध्यान रखिएगा, यहाँ इस सेरेजोव में इस ऑस्ट्रिया के राजकुमार गए फर्डिनेंड, यहाँ पे उसकी किसी ने हत्या कर दी, और जब यहाँ पे उसकी हत्या कर दी तो फिर ऑस्ट्रिया की सेना ने यहाँ पे सेरेजोव पे आक्रमण कर दिया, यहाँ मारकाट हुई। फिर इसकी सहायता के लिए और देश आए, ऑस्ट्रिया की सहायता में और देश उतर गए, और क्या कहानी हुई? प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। तो 24 जून 1914 को क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया एवं हर्जेगोविना की राजधानी सेरेजोव में हो गई, जिसको सेरेजोव हत्याकांड कहा गया। और उसी सेरेजोव हत्याकांड के कारण जो है वही जो है कारण बना किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बात करें, याद हो गया यहां तक? कोई इश्यू तो नहीं? आपको ये नई नई चीजें भी आपको सीखने को मिले। कैसे कैसे नाम हैं? रजिया सुल्तान नाम अब आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, विश्व के आप भूगोल पढ़ रहे हैं और वो भी अध्यापक बनने जा रहे हैं। मैं कौन हूं? एक टीचर हूं, और एक टीचर होने के नाते यह मेरा पहला उत्तरदायित्व है कि मुझे बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं। आप कौन है? अभी आप एक छात्र हैं, कल को आप क्या बन जाएंगी? आप एक अध्यापक बन जाएंगी। तो जब कल आप एक अध्यापक बन जाएंगी तो फिर जाहिर सी बात है आपको भी जानकारी होनी चाहिए। या सरकार से केवल 60,000 रुपये 65,000 रुपये फ्री में फोकट में तनख्वाह लेने के लिए पढ़ रही हैं, या ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ रही हैं? अगर तनख्वाह लेने के लिए पढ़ रही, मैं आप ही को नहीं कह रहा हूं, मैं बाकी के सभी को भी कह रहा हूं, मतलब बुरा मानने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है। पता चले दिल पे ले बैठो इसको कि नहीं मास्टर ने हमको ऐसे बोल दिया, मैं सबको बोल रहा हूं। मैं आपको जानकारी की बता दूं कि मेरी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट टीचर है, शायद आपको पता हो। उत्तर प्रदेश में 2018 में जो 69,000 भर्ती निकली थी सुपर टेट में, उसमें मेरी वाइफ की ज्वाइनिंग है, और वो वर्तमान में असिस्टेंट टीचर के तौर पे यूपी गवर्नमेंट में जॉब कर रही है। मैं उन्हें भी ये बात बोलता हूं, आप भी सरकारी टीचर बनना चाह रहे हैं तो किस लिए बनना चाह रहे हैं? भाई देखो, एक तो निजी वर्ग तो ये है कि हमारी नौकरी लगेगी, भाई पैसा हमको मिलेगा, परिवार की चीजों की होगी। लेकिन उसके साथ साथ आप जो नौकरी लग रहे हैं, आप कोई फौज में, आर्मी में, पुलिस में, रेलवे में थोड़ी ना लग रहे हैं। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं और उसके जिम्मेदारी है, उसका दारोमदार है, 100-200 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो आप उनको क्या पढ़ाएंगे? आप उनको तभी तो पढ़ाएंगे जब आप चीजों को ज्यादा गहराई में पढ़ेंगे। इसलिए नई नई चीजों को पढ़िए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि सर आप हमको इतनी नई नई चीजें पढ़ा रहे हैं, ऐड कर करके पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री में जब आप लोग आपको पढ़ाएंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिस्ट्री में जब आपको सनी सर पढ़ाएंगे, शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वो आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे। तो यहां हम आपको मानचित्र के माध्यम से पहले से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, वियना संधि के तहत कोई देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, यह ऑस्ट्रिया में एक शहर है वियना, ऑस्ट्रिया में एक शहर है वियना, और वहां पर एक संधि हुई थी। वियना संधि के तहत कोई देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। एम्बेसडर, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आप देखते हैं एक चीज कि जब आप देखेंगे दिल्ली में, जब आप आएंगे साउथ दिल्ली में, विशेष तौर से आप देखेंगे वहां पे तो आपको बहुत सारे दूतावास मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे दूतावास मिलेंगे। अब दूतावास क्या होता है? दूसरे देश का यहाँ पे एक एम्बेसडर बैठा होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता अगर उसने कोई काम कर दिया या कुछ हो गया तो भारत की उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। पहले हमें दूसरे देश से बात करनी होगी, तब जाके हम कोई कार्रवाई करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस विदाउट परमिशन किसी भी दूतावास में अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। यह एक संधि के तहत है, और यह एक इंटरनेशनल संधि है जिसको हम वियना संधि कहते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर बात करेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर लेचेस्टीन देश है। लेचेस्टीन, लेमेस्टीन नहीं, लेचेस्टीन, लेचेस्टीन नया नाम ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर लेचेस्टीन देश है जिसकी राजधानी है वारजू। तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर
ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया। यहीं पर एक छोटा सा देश है लिechtenstein, दिखाई दे रहा है यहां पे, नहीं स्थित है। मान लीजिए यहां पर क्या एक देश स्थित है, लिechtenstein एक छोटा सा देश स्थित है जिसकी राजधानी क्या, वारजू, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, वारजू हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलो समझ में आ गया कि चीज यहां पे। अब हम अगले देश पर आ जाएंगे, अब हम बात करेंगे इटली पर आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा इटली पे। अभी हमने आपको फ्रांस के बारे में पढ़ाया था ना, फ्रांस यहाँ पे, तो ये देखिए ये रहा कोर्सिया द्वीप, कोर्सिया द्वीप फ्रांस लिखा है इसके नीचे फ्रांस, तो इस कोर्सिया द्वीप पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। ऐसे ही नीचे एक और देश देखेंगे, द्वीप देखेंगे एल्बा द्वीप, तो उस पर भी फ्रांस का अधिकार है। अब आप जब इटली के बारे में पढ़ेंगे तो इटली की राजधानी रोम है, जो टाइबर या टिबेर नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी क्या हो जाएगी, रोम। इटली की राजधानी क्या हो जाएगी, रोम, जो टाइबर या टिबेर नदी के तट पर स्थित है। भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इटली को क्या कहते हैं, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इटली को क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि यह भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इटली भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस तरीके से आप देखोगे तो यूरोप में जो जल विद्युत का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो कहां पर हुआ है, इटली और स्वीडन में हुआ है। याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आप इसकी नोट कर लीजिएगा। इटली के फ्लोरेंस शहर में, याद रख लीजिएगा, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले कहां हुई थी, इटली के फ्लोरेंस शहर में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। इटली का मैनचेस्टर मिलान शहर को कहते हैं। मैनचेस्टर आप जानते हैं जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है, मैनचेस्टर। तो इटली का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, मिलान शहर को कहते हैं। इटली का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो मिलान शहर को याद रख लीजिएगा, इटली का मानचेस्टर कहते हैं या मैनचेस्टर कहते हैं। लिपारी द्वीप स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। लिपारी द्वीप पर ध्यान रखिएगा, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो इटली के कब्जे में यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर एक लिपारी द्वीप होगा, मान लेते हैं यहाँ पर, ऐसे मैंने मान लिया है ना, ये लिपारी द्वीप है। और इस लिपारी द्वीप पर एक ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, और उस स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्ट्राम्बोली कौन से द्वीप पर है, लिपारी द्वीप पर है। देश कौन सा हो जाएगा, इटली हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। सिसिली द्वीप पर माउंट एटना, यहां पर क्या, ये देखेंगे आप, सिसिली द्वीप है जिस पर क्या है, माउंट एटना नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एटना किस पर है, सिसिली द्वीप पर है, जबकि स्ट्राम्बोली किस पर है भैया, लिपारी द्वीप पर है। विसुवियस सुसुप्त ज्वालामुखी, यहां पर एक और ज्वालामुखी है विसुवियस, जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। मतलब इटली में 3 ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक तो माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है, एक विसुवियस है, और एक तीसरा कौन सा, स्ट्राम्बोली है। तीसरा कौन सा भैया, स्ट्राम्बोली है, याद रख लीजिएगा। तीसरा कौन सा, स्ट्राम्बोली है, नोट कर लीजिएगा। विश्व स्तर पर जैतून के तेल एवं अंगूर का उत्पादन करता है कौन भैया, फ्रांस क्या करता है, तो विश्व स्तर पर जैतून के तेल एवं अंगूर का उत्पादन कौन करता है, फ्रांस करता है, ध्यान रखिए, इटली करता है, माफ करिएगा, जैतून का तेल और अंगूर का उत्पादन इटली करता है। इटली का जो वेनिस शहर है उसको एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। द वेनिस सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक सी, इंग्लिश थोड़ी स्पेलिंग है, एड्रियाटिक सी। कैसे, यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे रहा, ये रहा वेनिस शहर, ये क्या रहा, वेनिस है, और ये पूरा का पूरा जो सागर है क्या हो गया, एड्रियाटिक सी हो जाएगा। तो वेनिस को क्या बोलते हैं, एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। वेनिस शहर को क्या कहते हैं, तो वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, एपिनाइन्स पर्वत से पो नदी निकलती है। एपिनाइन्स पर्वत, यही इटली में एक एपिनाइन्स पर्वत है जिससे पो नदी निकलती है, ये रही भैया पो नदी, यहाँ पे PO। इटली की गंगा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इटली की गंगा कहते हैं, तथा इसके बहाव क्षेत्र में लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं, जहां चावल की खेती होती है।
पो नदी के बहाव क्षेत्र में क्या स्थित है? लोम्बार्डी का मैदान स्थित है जहां चावल की खेती होती है। पुनीता कुमारी जी मेरे नाम से सर्च कर लेना, एसएसटी अनुपम सर के नाम से टेलीग्राम पे। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, पहले इटली का एक शहर था। यहां देख रहे हैं वेटिकन सिटी पहले क्या था? इटली का एक शहर था। इटली ने इसको स्वतंत्र कर दिया। अब ये वर्तमान में एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। ज्यादातर पोप लोग वहां पर रहते हैं, पूजा करने वाले। फ्रांस के कोर्सिका द्वीप और इटली के सार्डिनिया द्वीप के बीच बोनीफासियो जल संधि है। फ्रांस के सार्डिनिया, इटली के सार्डिनिया और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के बीच में यहां पर एक जल संधि है। क्या नाम है इसका? बोनीफासियो जल संधि, याद कर लेना। और रोम को क्या कहते हैं? शाश्वत नगर कहते हैं। इटली के शहर रोम को क्या बोलते हैं? शाश्वत शहर कहते हैं, एटर्नल सिटी। एटर्नल सिटी का क्या मतलब है भैया? जो कभी शहर नष्ट ना हुआ हो, इसलिए उसको शाश्वत शहर कहते हैं। फ्लोरेंस शहर की फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी द लैंप नर्स सिस्टर रहने वाली थी जिन्होंने युद्ध में घायल जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। आप थोड़ा एक चीज कॉन्सेप्ट समझना, आपने सुना है ना, जो नर्स होती हैं उस नर्स को सिस्टर कहते हैं। तो ये व्यवस्था कहां से शुरू हुई है? इटली का एक शहर है फ्लोरेंस शहर, ये रहा इटली का एक शहर है फ्लोरेंस। यहाँ की एक रहने वाली थी लड़की जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और जब युद्ध का समय चल रहा था तो रात्रि के समय में भी वो हाथ में लैंप लेकर के युद्ध में घायल व्यक्तियों की मदद किया करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसलिए उनका नाम पड़ गया लेडी विद द लैंप। और क्योंकि वो युद्ध में घायल व्यक्तियों की मदद करती थी, लोगों ने उनको सिस्टर कह के बुलाया, बहन कह के बुलाया। इसीलिए अब जो नर्स होती हैं हॉस्पिटल में, वो मदद करती हैं लोगों की, इसलिए उनको क्या कहते हैं? सिस्टर कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मुसोलिनी इटली के मिलान शहर का रहने वाला था। इटली के मिलान शहर को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर बोलते हैं। मुसोलिनी का नाम याद रखना। जैसे हिटलर जर्मनी में था, ऐसे मुसोलिनी एक शासक रहा था जो इटली का था। युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है और विश्व शांति ही कायरों का सपना है। जो पुरुष युद्ध ना किया हो वह बांझ महिला के समान है। यह स्टेटमेंट था किसका? मुसोलिनी का। यह स्टेटमेंट किसका था? तो यह स्टेटमेंट किसका था? मुसोलिनी का था कि युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, विश्व शांति ही कायरों का सपना है। विश्व शांति तो कायरों का सपना, युद्ध जो पुरुष युद्ध ना किया हो वह बांझ महिला के समान है। यह मुसोलिनी का स्टेटमेंट था, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक छोटा सा देश है मोनाको, इटली और फ्रांस की सीमा पर। इटली और फ्रांस की सीमा पर है। कौन सा भैया? मोनाको देश, इटली और फ्रांस की सीमा पर। कहां है भैया? ये रहा इटली, ये रहा इटली, ये रहा इधर से फ्रांस, इसकी सीमा पर ये रहा मोनाको। छोटा सा है, बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है, ठीक है। चलो, सान मारिनो देश है यहीं पर छोटा सा, एड्रियाटिक सागर के पास ही छोटा सा देश है सान मारिनो। आप वहां पे देख सकते हैं, एड्रियाटिक सागर के पास एक छोटा सा देश है सान मारिनो। कहाँ है? एड्रियाटिक सागर ये रहा, यहीं पर आप देखेंगे तो आपको एक देश मिलेगा सान मारिनो। मिल जाएगा क्या? छोटा मैप है, इसमें नहीं मिलेगा, आप देखेंगे अपने मानचित्र में तो मिल जाएगा सान मारिनो देश, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे यूगोस्लाविया। अब इसके बारे में कल पढ़ा देंगे, कल यूगोस्लाविया से आगे पढ़ा देंगे, फिर कल की क्लास में पूरे यूरोप महाद्वीप को फिनिश कर देंगे। और निश्चित तौर पे समझने की कोशिश करिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आते ही आते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार आप फीडबैक देके जरूर जाएं क्लास में, और बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। पुनीता कुमारी जी मैंने बता तो दिया, टेलीग्राम लिंक दीजिए। अब मैं आपके घर पे पहुंचाऊं टेलीग्राम की लिंक बताइए। जब मैंने आपको कह दिया SST बाई अनुपम सर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च तो करें, SST बाई अनुपम सर, आपको मिल जाएगी। फालतू के क्वेश्चन जब करते हैं तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे अजीब लगता है, आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। चलो फीडबैक एक बार जरूर जाना, कल मुलाकात करेंगे।